हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम फिजिक्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये यूनिट एंड डायमेंशंस का तीसरा वीडियो है। लास्ट दो वीडियो में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया है। हमने यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जैसे कि दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। और दूसरे वीडियो में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनकी डिटेल जो स्टैंडर्ड डिफिनीशंस हैं उनको डिस्कस किया। आज से हम इस चैप्टर का नया पार्ट शुरू कर रहे हैं जो कि है डायमेंशंस। अब हम देखेंगे आगे आने वाले 2 से 3 वीडियो में हम डायमेंशंस की डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं डायमेंशंस होती क्या है। इस पूरे पोर्शन को हम डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity. Dimensions क्या होती हैं? Dimensions जो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स होती हैं। जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला है तो हम उस फॉर्मूले को कोशिश करेंगे कि हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में के फॉर्म में उसको लिख लें। अब जैसे हमको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होती है, तो हम उस फॉर्मूले को पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जब उसमें जो पावर्स आएंगी एमएलटी की, वही होती हैं डायमेंशंस। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ जो मास है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है, और वॉल्यूम को हम लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब, जिस यूनिट में भी हो। लेकिन लेंथ की पावर 3 को हम वॉल्यूम कह सकते हैं। जैसे रो इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ का क्यूब। रो क्या होता है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मास जो है ये केजी में होगा, और लेंथ जो है वो मीटर या किसी भी यूनिट में हो, लेकिन वहां पे इसकी पावर -3 है। मीन्स यहाँ पे लिखते तो एल क्यूब होता, ये ऊपर जाता तो एल टू द पावर -3 हो जाता। आगे दस द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1। यहाँ पे मास के टर्म में जो है 1, मतलब मास की पावर जो 1 है यहाँ पे वो 1 है, तो वही यहाँ कहा गया है द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। लेंथ के ऊपर कितनी पावर है, -3। तो जो डेंसिटी के डायमेंशंस हैं वो मास के टर्म में 1 है और लेंथ के टर्म में -3 है। द डायमेंशंस ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 0। मीन्स यहाँ पे 2 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हुआ है ना, मास और लेंथ। मास और लेंथ का यूज करके हम डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमको और किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है डेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे और जो हमारे पास 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज बचती हैं उनकी यहाँ पे जो डायमेंशंस होगी वो 0 होगी। फॉर कन्वीनियंस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाई 1 लेटर। अब जैसे मास है तो मास को लिखना पड़ेगा MASS। इसी वजह से कन्वीनियंस के लिए, मतलब हमको आसानी हो लिखने में, पढ़ने में, तो हम मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और लेंथ को कैपिटल L से, और टाइम को कैपिटल T से, करंट को कैपिटल A से। ऐसे हमको पता है मास, लेंथ, टाइम, करंट ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो इन्हीं को हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल चूज कर रहे हैं। तो हम द फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटीज इज इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे डेंसिटी है, तो अगर हम इसके फॉर्मूले को एक्सप्रेस करें फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, वैसे बेस क्वांटिटीज को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, तो हम जब उनको लिखेंगे तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का जो फंडामेंटल फॉर्मूला होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू लेंथ टू की पावर -3। जैसे मास की पावर यहाँ 1 है तो मास का सिंबल M ले लिया हमने, और लेंथ को L से, तो L की पावर -3। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ML टू द पावर -3 होगा। आगे देखते हैं
तो जो यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है वो ml⁻³ है। सच एन एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला। मीन्स जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले को बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तब जो फार्मूला आता है उसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। सो हम इजीली कह सकते हैं जो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है वो ml⁻³ है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ से हमको एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस निकालना है या डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो हमको सबसे पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा तभी तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E = ½ mv²। यहाँ पे जो एनर्जी का फार्मूला दिया हुआ है वो है ½ mv²। अब हमको पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। सो आगे देखते हैं। E = ½ mv²। ठीक, अब यहाँ जो हाफ है, हाफ एक नंबर है। जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं, जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। अब हम यहाँ पे अगर हम हाफ को ना कंसीडर करें तो ये फार्मूला E = mv² जो हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे, ये फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट होगा, लेकिन जो एक्चुअली करेक्ट होगा वो हाफ होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये एरर भी है कि ये हमको डायमेंशनल जो मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू ये हमको नहीं बताता। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हम कह सकते हैं एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा मास को कैपिटल M से, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, यानी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो जब इसको हम पावर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा ml²T⁻², और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो हमारे पास एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आया ml²T⁻²। आगे देखते हैं। Here it is worth noting that constants such as phi, pi और trigonometrical functions such as sin theta, cos theta have no units and dimensions। यहाँ जो लिखा हुआ है कि जो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, जैसे कोई नंबर हो गया, ग्रीक के वर्क्स हो गए, पाई हो गया, और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, etc जो भी हैं उनके यूनिट्स नहीं होते, ना ही उनकी डायमेंशंस होती हैं। सो हम जनरली ये लिख सकते हैं साइन थीटा की जो डायमेंशंस होंगी, अब उसकी डायमेंशंस तो कुछ नहीं है, डायमेंशनलेस है, तो यहाँ से जो हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं m0L0T⁻0। टैन थीटा की भी यही होंगी, कॉस थीटा की भी होंगी, लॉग एक्स की भी यही होंगी, e⁻x की यही होंगी। और ऐसे लॉग एक्स है तो एक्स एक नंबर ही तो होगा, और लॉग जो है एक फंक्शन है, तो जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। और नंबर जो होते हैं वो डायमेंशनली मतलब उनका जो डायमेंशनलेस होते हैं, तो इस वजह से ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं। अब हम आगे देखेंगे जो हमारे पास कुछ फिजिक्स में अगले चैप्टर्स में आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस क्या होंगे, उनके डायमेंशनल फार्मूला क्या होंगे। अब जैसे हमको पता है कि ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें तो सब फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी नहीं, तो आगे वाले चैप्टर्स में जो आने वाले उनसे जुड़े फार्मूले हैं वो लिखेंगे और उनका यूज करके हम डायमेंशन निकालेंगे। तो आप इनको प्लीज लर्न कर लीजिएगा। अब इसमें से हम कुछ पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, जैसे 9th-10th में हमने इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो पढ़ भी ली हैं। ऐसे फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ में रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ के टर्म में। टाइम को कहाँ में रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड या कुछ भी, लेकिन रहेगा वो टी के टर्म में ही। सो यहाँ से हम देखते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को जो यूनिट पाते हैं वो मीटर पर सेकेंड होती है।
सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम इजीली पा सकते हैं L/T। अब हम टी को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे टी टू द पावर 1 था, ये ऊपर जाने पे -1 हो जाएगा। सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L⁻⁴ T⁻⁻1। अब हम जनरली जितने भी डायमेंशनल फार्मूले होते हैं कुछ को छोड़ के MLT के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे m को भी इंक्लूड करने के लिए m⁻0 ले लिए हैं। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m⁻0 L⁻⁴ T⁻⁻1, यानी इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 0, 1, -1 है। किसके टर्म में? मास, लेंथ और टाइम के टर्म में। आगे देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जो डिफिनीशन होती है वो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब हमको वेलोसिटी की जो डायमेंशन पता ही है और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के और टाइम टी से डिवाइड कर दे, उसके बाद उसको सॉल्व कर दे, जो आएगा वो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एक्सीलरेशन हैज यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमको पता ही है क्योंकि वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास एक्सीलरेशन का यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आया m0 L⁻⁴ T⁻⁻2। आइए आगे देखते हैं फोर्स। फोर्स का फिजिक्स में यूज सबसे ज्यादा होगा, सो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे फोर्स का जो फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू m। हमने न्यूटन से सेकंड लॉ में पढ़ा भी होगा ये 9th क्लास में। सो फोर्स की जो यूनिट होती है मास kg में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स की जो यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को न्यूटन कहते हैं। सो फोर्स को हम बेस क्वांटिटीज में पहले कन्वर्ट करेंगे। फोर्स के जो फॉर्मूला है उसको हम पहले बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। एक्सीलरेशन को कहाँ से डिराइव किया गया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का यूज करके। सो हम पहले एक्सीलरेशन को कन्वर्ट करेंगे या एक्सीलरेशन का डायरेक्ट यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला इसमें यूज कर लें। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो हमने जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लिया, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। सो अब हम इनके सिंबल्स यूज करेंगे, जैसे मास को m से, डिस्प्लेसमेंट को L से, टाइम को कैपिटल T से। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो फोर्स का हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया mL⁻⁻2। अब हम आगे देखते हैं वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमको पहले उसका फार्मूला तो पता होना चाहिए, तभी तो हम जो उसमें आई हुई क्वांटिटीज हैं उनको बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको MLT के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हैज यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन मीटर कहते हैं, जो कि जूल होता है, यानी वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो है mL⁻⁻2 है और डिस्प्लेसमेंट को L से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हम पाएंगे कि L⁻1 यहाँ भी है, L⁻1 यहाँ भी है। सो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो बेस सेम होने पे जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो 1 1 जुड़ के 2 हो गया। सो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आया mL²T⁻²। और जो एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है और CGS यूनिट कैलोरी होती है। सो इट हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला एज वर्क। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम है तो उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम होगा। सो एनर्जी की जो SI यूनिट है वो जूल है। सो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो वर्क के डायमेंशनल फार्मूले के सिमिलर ही होगा। सो एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला mL²T⁻⁻2 ही होगा। अब हम देखते हैं टॉर्क का डायमेंशनल। पहले टॉर्क होता क्या है? जैसे हम लोग जब लीनियर मोशन कंसीडर करते हैं तो उसमें फोर्स आता है, उसी तरह जब हम रोटेशनल मोशन कंसीडर करते हैं तो उसमें टॉर्क आता है। जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क प्ले करता है।
जैसे हमने कहा कि हमको अभी सबके फॉर्मूले नहीं पता होंगे ना, तो पहले फॉर्मूले देखते हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को लर्न करते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम फॉर्मूले को समझेंगे कि आया कहाँ से। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है mL (T⁻²), और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसको एक्सप्रेस तो मीटर में ही करेंगे। सो हमारे पास जो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो mL²T⁻² है। फोर्स का mL(T⁻²), डिस्टेंस को L से, तो L का L से गुणा हुआ तो पावर ऐड हो गई। सो हमको टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिला वो आया mL²T⁻²। टॉर्क हैज यूनिट न्यूटन मीटर विच इज ऑल्सो सेम एज वर्क। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम। जैसे हमने यहाँ पे देखा जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन मीटर है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो न्यूटन में होगी, डिस्टेंस जो होगी वो मीटर में होगी। तो टॉर्क का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो न्यूटन मीटर ही आया, यानी टॉर्क की और वर्क की जो यूनिट्स हैं वो सेम है, सो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। कभी कभी पेपर में ये पूछा जाता है कि कोई ऐसी 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज लिखिए जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, तो हम इनको पेपर में इजीली लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगली फिजिकल क्वांटिटी है पावर। पावर का मतलब होता है आप कोई काम, मतलब आप कितना काम पर सेकंड कर सकते हैं, उसी को पावर कहते हैं। सो इसकी जो डिफिनीशन होगी वो होगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। सो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है। तो पावर की जो यूनिट आएगी वो जूल पर सेकंड आएगी, और इसी को हम वॉट कहते हैं। वॉट, जैसे बल्ब होता है 100 वाट का, मीन्स 100 जूल पर सेकंड वो काम कर सकता है, मतलब उसके जो पावर है वो 100 जूल पर सेकंड है। सो पावर हैज यूनिट जूल पर सेकंड और वॉट। सो पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला का वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे अभी हमने पीछे ही देखा mL²T⁻²। सो हम यहाँ से देखते हैं ये वर्क का, ये टाइम का, यहाँ T⁻1 है। सो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। -1 होने के बाद पावर साइड अप हो जाएंगे, तो -2 + -1 ये -3। सो पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया हमारे पास mL²T⁻3। अब अगली फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं मोमेंटम। हिंदी में इसको संवेग कहते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो p इज इक्वल टू mv, मास का m, वेलोसिटी का v। सो मास, ये जो मोमेंटम होता है इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है kg/s। kg/s। ऐसे मास की होती kg, वेलोसिटी की मीटर/s। सो जो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा मास का कैपिटल M से, वेलोसिटी का LT-1। सो जब हम इसको लिखेंगे तो मोमेंटम का हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा mL(T⁻1). आइए आगे देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको डिस्कस करने के लिए हमको पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो इम्पल्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T⁻²), टाइम का T। सो यहाँ पे जो इम्पल्स का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो होगा mL(T⁻1), क्योंकि यहाँ पे T रहा होगा और यहाँ पे T की पावर +1 है, यहाँ T की पावर -2 है। सो एड अप होंगे तो -1 आएगा। सो जो हमको इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा mL(T⁻1). और जो इम्पल्स की यूनिट होती है वो kg/s होती है, और इसी को न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। अब जो हमारे पास अगली फिजिकल क्वांटिटी है वो है एंगल। एंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंगल होता है उसकी यूनिट तो होती है लेकिन उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो नहीं होती हैं। यानी एंगल जो होता है वो डायमेंशनली लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है।
एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क 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 भी लेंथ के टर्म होगी, रेडियस भी लेंथ के टर्म होगी। सो एंगल जो हो गया वो तो रेशियो हो गया ना सेम क्वांटिटीज का, सेम क्वांटिटीज का रेशियो हो गया तो क्वांटिटीज कट जाएंगी। सो इसकी जो डायमेंशंस आएंगी वो m0 l0 t0 आएगा। एंगल हैज यूनिट रेडियन, इसको आर एडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायमेंशनली मतलब डायमेंशनलेस होता है। अब यहां देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, डेल्टा का मतलब चेंज अपॉन लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। मीन्स जो ये स्ट्रेन है ये भी सेम क्वांटिटीज का रेशियो ही है, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू डायमेंशनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जो ऊपर लेंथ है नीचे भी लेंथ है, इनके डायमेंशन सेम हो गई तो इनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे सेपरेट, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो डायमेंशन लेस होगा। सो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, तो ऐसे बहुत क्वांटिटी है। यहाँ पे एंगल और स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दीजिए जिसकी यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशंस ना हो। सो हमारे पास एंगल है, एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन, और हमने इसको टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में जो है डिस्कस भी किया है। लेकिन इसका जो डायमेंशन होती है डायमेंशन लेस होता है। आगे देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ml⁻⁻², एरिया l²। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम जो स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला पाएंगे वो ml⁻⁻1 t⁻², जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो इसकी एसआई यूनिट है फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। सो स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आइए आगे देखते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मीन्स यूनिट एरिया पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ml⁻², एरिया का l², जैसे हमने ये देखा। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ml⁻⁻1 t⁻², और इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मीन्स स्ट्रेस और प्रेशर के जो डायमेंशंस हैं वो सेम हैं। सो हमारे पास ये भी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हो गई जिनके डायमेंशन सेम है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। एक्स यूनिट इज पर सेकेंड और हर्ज। फ्रीक्वेंसी को जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड होती है, तो सेकंड इनवर्स आएगी फ्रीक्वेंसी की यूनिट, उसी को पर सेकंड भी कहते हैं और उसी को हर्ज भी कहते हैं। हर्ज एक साइंटिस्ट का नाम था। सो यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया m0 l0 t⁻⁻1। आइए आगे देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है 1D मोशन में, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा जैसे हमने कितने एंगल रोटेट किया और कितने टाइम में रोटेट किया, तो वही होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को जो यूनिट आएगी वो आएगी रेडियन। थीटा की रेडियन होती है और टाइम की सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी वो रेडियन पर सेकंड आएगी। अब जैसा हमको पता है थीटा जो डायमेंशनलेस है, तो टाइम जब ऊपर जाएगा t⁻⁻1 हो जाएगा। सो ओमेगा की जो डायमेंशंस आएंगी वो आएंगी m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की भी डायमेंशंस सेम होती हैं। आगे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये जो हमारे पास टर्म आ रहे हैं ये सब रोटेशनल मोशन के टर्म है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जो रोल लीनियर मोशन में मास प्ले करता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है।
सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम क्या है मास, आर क्या है डिस्टेंस, सो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमको पता है मास की पावर 1 है, डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर 0। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी केजी मीटर स्क्वायर, मास की केजी, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो है सरफेस टेंशन। इसको हम आगे आगे चैप्टर फ्लूइड में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। हिंदी में इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा, उसी तरह सरफेस टेंशन होता है कि यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगा। सो जो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा, फोर्स का क्या होता है एम एल टी टू पावर -2, लेंथ का एल, तो एल से एल कट जाएगा, जो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो है एम एल टू पावर 0 टी टू पावर -2। सो एसआई यूनिट जो इसकी होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर। अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर एल इज इक्वल टू एम वी आर, एम से मास, वी से वेलोसिटी, आर से डिस्टेंस। सो मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मास को कैपिटल एम से, वेलोसिटी को एल बाई टी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एल से। सो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया वो है एम एल स्क्वायर टी टू पावर -1। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं चार्ज। चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, और चार्ज का जो फॉर्मूला होता है पहले ये पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी, आई करंट, टी टाइम। सो यहां से चार्ज को Q, सिंबल तो Q होता है लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, इसको C से रिप्रेजेंट किया। सो I को हमने जैसे करंट को हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया था, तो A टाइम T। सो यहां से हमारे पास जो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आया m0 L0 T टू पावर 1 A टू पावर 1। सो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट हैं, कुछ कांस्टेंट, अब ऐसे कांस्टेंट लोग डायमेंशनल फार्मूले नहीं होते, लेकिन हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड यूजेस ऑफ डायमेंशन, जिसके अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।